और चलिए 1 मिनट में कुछ अहम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में जुटे इमरान खान ने कल देश के नाम संबोधन में इमोशनल कार्ड खेला है। इमरान खान ने पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान को कोसा तो चीन की तारीफ में कसीदे भी पड़े हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में चल रहे सियासी संकट के बीच इमरान खान को 2 दिन की और मोहलत मिल गई है। पाकिस्तान में अब रविवार को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इससे पहले गुरुवार की रात प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों को टीवी पर संबोधित करते हुए इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। इमरान खान ने अपने संबोधन में जहां अमेरिका को पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए कोसा, वहीं चीन को दोस्त बताया। इतना ही नहीं, इमरान खान ने इस्तीफा देने से भी साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो संसद में अविश्वास मत का सामना करेंगे और आखिरी गेंद तक हार नहीं मानेंगे। ख्याल है कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, किसी खुशफहमी में ना रहे। मेरे में अल्लाह ने मुकाबला करने की सलाहियत दी है, सारी जिंदगी मैंने मुकाबला किया है। इमरान खान ने दावा किया कि उनकी रूस यात्रा से कुछ देश नाराज हो गए हैं, इसलिए उनकी सरकार गिराना चाहते हैं। दरअसल इमरान खान के कुछ सांसदों और सहयोगी दलों ने पाला बदल लिया है, जिसकी वजह से उनकी सरकार अल्पमत में आ गई है और इसी का फायदा उठाते हुए विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्रों को परीक्षा में तनाव कम करने का मंत्र देने वाले हैं। तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में 1000 छात्र शामिल होंगे, जबकि 15 लाख छात्र ऑनलाइन जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्रों से रूबरू होंगे। ये कार्यक्रम आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी छात्रों को बताएंगे कि किस तरह से परीक्षा के दबाव को कम किया जाए। सुबह 11 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर से भी छात्र जुड़ेंगे। परीक्षा पर चर्चा का ये 5वां एडिशन है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 15 लाख से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के मुताबिक परीक्षा पर चर्चा पीएम नरेंद्र मोदी की शुरू की गई एक अभिनव पहल है, जो न केवल भारत के युवाओं को बल्कि सभी को मार्गदर्शन प्रदान करती है और इससे छात्रों के दिमाग से तनाव को कम करना है। परीक्षा पर चर्चा में शामिल 2000 प्रतिभागियों को NCERT से प्रमाण पत्र मिलेगा। कोविड मानदंडों को ध्यान में रखते हुए तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले चर्चा में भाग लेने के लिए केवल 1000 छात्रों को आमंत्रित किया जाएगा। और पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आज एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन पर केंद्र सरकार के नियम लागू होने के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। पूरी खबर क्या है 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के साथ ही केंद्र सरकार के साथ टकराव की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आज एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। जानकारी के मुताबिक इस एक दिन के सत्र में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से संबंधित मामलों में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। एक दिन पहले ही मान कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। दरअसल केंद्र सरकार ने तय किया है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियम लागू होंगे, लेकिन पंजाब सरकार केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार के इस फैसले को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के खिलाफ बताया है। इस मामले में पंजाब के दूसरे विपक्षी दल भी एकजुट हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो पंजाब के हितों के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नए नियम लागू होने से चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा और उनकी रिटायरमेंट की उम्र भी 58 से बढ़कर 60 साल हो जाएगी। साथ ही महिला कर्मचारियों पर भी बच्चों की देखभाल के लिए मिलने वाली छुट्टियों का नियम भी लागू हो जाएगा। और अटकलें लगाई जा रही हैं कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पिछले दिनों शिवपाल यादव ने सीएम योगी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात जरूर की है। सीएम योगी के साथ शिवपाल यादव की मुलाकात के बाद इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि क्या आने वाले दिनों में शिवपाल यादव बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि शिवपाल यादव की बीजेपी से इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है। पार्टी के आला नेताओं के मुताबिक राज्य स्तर के नेताओं से शिवपाल यादव की बातचीत जारी है। हालांकि अभी तक शिवपाल यादव की बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से कोई मुलाकात नहीं हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि प्रदेश स्तर पर बातचीत के बाद ही बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कोई अंतिम फैसला ले सकता है। इससे पहले शिवपाल यादव ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से भी मुलाकात की थी। हालांकि शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया है कि जो भी पार्टी के लिए जरूरी होगा वो समय पर फैसला लेंगे।
शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। यहाँ तक कि शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ा है, लेकिन नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव ने उन्हें किनारे कर दिया और खुद नेता प्रतिपक्ष बन गए। और बताया जा रहा है कि इसी बात से शिवपाल यादव नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में अगर शिवपाल यादव बीजेपी का दामन थामते हैं तो अपर्णा यादव के बाद ये अखिलेश यादव के लिए दूसरा बड़ा झटका होगा। और केंद्र सरकार ने पूर्वांचल के राज्य से विवादित कानून ASPA को हटाने का फैसला किया है। हालांकि कुछ सीमित इलाकों में ये कानून अब भी लागू रहने वाला है। सेना को अतिरिक्त अधिकार दिए जाने वाले इस कानून को हटाने की लंबे समय से मांग हो रही थी। पूर्वोत्तर के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आज से लागू हो रहा है। कुछ इलाकों से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि ASPA हटाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि एक अहम कदम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर से दशकों बाद सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत आने वाले अशांत इलाकों को घटाने का फैसला लिया है। दरअसल ASPA देश के अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार देता है। वो शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। लंबे वक्त से इसे हटाने की भी मांग की जा रही है। सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून यानी कि ASPA की जरूरत उपद्रवग्रस्त पूर्वोत्तर में सेना को कार्यवाही में मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। वहीं जब 1989 के आसपास जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने लगा तो 1990 में इस कानून को यहाँ भी लागू कर दिया गया था। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या आ रहे हैं, जहां पर वो हनुमानगढ़ी में पूजा करने के बाद रामलला के दर्शन करेंगे। इसके अलावा अयोध्या मंडल की समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री योगी अयोध्या पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम योगी राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही योगी हनुमानगढ़ी में भी दर्शन और पूजन करेंगे। सीएम योगी यहां अयोध्या मंडल की समीक्षा बैठक में भी शामिल होने वाले हैं। साथ ही रामलला के जन्मोत्सव और चैत्र रामनवमी मेला को लेकर भी अयोध्या में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद सीएम बलरामपुर और फिर वहां से सिद्धार्थनगर जाएंगे। बलरामपुर में चैत्र नवरात्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 1 दिन का दौरा है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ भारत नेपाल सीमा के करीब जरवा कोइलाबास स्थित जनकपुर मंदिर में सिद्ध योगी पीर रतननाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसे लेकर जनकपुर मंदिर में व्यापक तैयारियां की गई है। और सीमा विवाद को लेकर के भारत चीन के बीच हुई 15वें दौर की बातचीत सकारात्मक रही। चीनी सेना की तरफ से आए बयान में ये कहा गया है कि दोनों देश सीमा विवाद सुलझाने के लिए आगे की बातचीत जारी रखेंगे। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी गतिरोध के खत्म होने की उम्मीद जगी है। चीनी सेना ने गुरुवार को सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ हुई 15वें दौर की बातचीत को सकारात्मक बताया है। गुरुवार को दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू क्यान ने एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि चीन और भारत बातचीत के जरिए सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए सहमत हुए हैं। साथ ही चीन ने कहा कि वो इस मसले पर किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी का विरोध करता है। पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान चीनी विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के दौरान भारत ने साफ कर दिया था कि जब तक चीन लद्दाख में अपनी सेनाएं पीछे नहीं हटाता तब तक सीमा पर तनाव कम नहीं हो सकता है। 2020 में मई के महीने में चीनी सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसके बाद दोनों देशों की सेना के बीच टकराव भी हुआ था और इसी के बाद से इस इलाके में दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी हुई। और आज से महंगाई का बोझ आपकी जेब पर कुछ और ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि आज से टीवी, फ्रिज और फोन खरीदना महंगा हो जाएगा। आज से बजट के नए नियम लागू हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ घरेलू सामान ऐसे हैं और दवाइयां महंगी होने जा रही हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज से आम जनता पर महंगाई की ओर मार पड़ने वाली है। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों से जूझ रहे लोगों को आज से मोबाइल, टीवी, एसी और फ्रिज खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष के बजट में टैक्स दरों में बदलाव का ऐलान किया है, जो आज से लागू हो रही है। सरकार ने 1 अप्रैल से एल्युमिनियम के अयस्क पर 30% आयात शुल्क लगा दिया है। इसी वजह से टीवी, एसी और फ्रिज महंगे हो जाएंगे। कंप्रेसर में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर भी आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है, जिससे रेफ्रिजरेटर के दाम आज से बढ़ जाएंगे। साथ ही एलईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर सीमा शुल्क बढ़ने से एलईडी बल्ब भी आज से महंगे हो जाएंगे।
मोबाइल फोन बनाने में इस्तेमाल होने वाली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर भी सीमा शुल्क लगा दिया है, जिसका असर फोन की कीमतों पर पड़ेगा। इसके अलावा आज से कुंडली मानेसर पलवल के बीच सफर करना महंगा हो जाएगा, क्योंकि टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। साथ ही आज से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मुफ्त का सफर भी आज से थम गया है। इतना ही नहीं, आज से 376 बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली जरूरी दवाइयाँ भी 11% महंगी हो जाएंगी। और अहमदाबाद आईआईएम के लोग से संस्कृत शब्द हटाने पर विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल छात्रों के साथ साथ अब संस्थान के जो पूर्व डायरेक्टर हैं वो भी इस फैसले के खिलाफ बोलने लगे हैं और इसे कल्चर खत्म करने वाला कदम बताया है। अहमदाबाद आईआईएम के लोगों से संस्कृत शब्द हटाने का विरोध तेज हो गया है। छात्रों के साथ ही अब पूर्व डायरेक्टर भी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत से आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर बकुल ढोलकिया ने कहा है, इस फैसले से संस्था के सालों पुराने कल्चर के साथ खिलवाड़ किया गया है और डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस का वायोलेशन, ये इंस्टीट्यूट के एथोस और कल्चर का वायोलेशन है और मेरे ख्याल से ये इंस्टीट्यूट की बरसों पुरानी जो कन्वेंशंस है और प्रैक्टिसेस है उसको बिना मतलब चेंज किया जा रहा है। इससे इंस्टीट्यूट की ब्रांड इमेज को बहुत धक्का पहुंचेगा। ढोलकिया ने बताया कि साल 1961 में स्थापना के वक्त डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ये लोगो दिया था। इसी लोगो को हटाने पर अब विरोध हो रहा है।